अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। थैंक यू आरजू जी। सर, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो खान साहब अक्सर कहा करते थे कि जी हमारे पास जो है तकरीबन 200 साल के लिए जो है वो ऑयल और गैस जो है वो डिस्कवर हो गया है, और इसी किस्म की बातें किया करते थे इमरान खान। और ये बताते थे कि हम लोग बहुत जल्द हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये कहते कहते खान साहब तो जेल चले गए, लेकिन वो अगर वो ऑयल और उसका एड्रेस बता के नहीं गए कहाँ से निकालनी थी। तो सर आपके यहाँ भी एक खबर चल रही है कि तकरीबन $20 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर, वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता। ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये फायर पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कह रही हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं ये नहीं, मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। हम्म। और उन्होंने कहा है कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर बिग अचीवमेंट क्या, ये तो कोई पर्सनल चीज तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज अ काफी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है। और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। So India needs to have energy security. India needs to have as many energy reserves, energy resources जितना पॉसिबल हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, इफ इंडिया succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from USD 37 trillion to USD 20 trillion. तो अगर वो ऑयल अभी मिला नहीं है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, उतनी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमारे पास आ जाती है, तो वो बोल रहे हैं कि हम आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे हैं या 4.1 पे हैं। तो विद इन फ्यू ईयर्स वी विल बी 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी चाइना जो है आज की डेट में 17 या 18 ट्रिलियन डॉलर है, उनके आसपास के हम इकोनॉमी बन जाएंगे जी। लेकिन सर ये तो ये काफी टाइम लेगी ये चीज तो ना। आपको लगता नहीं कि मतलब अगर ये ऐसा है कि वाकई में ये रिजर्व्स हैं तो उनको पहले देखना कि किस जगह पर हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कुछ भी काम किया जाता है वो होगा, और ये काफी लंबा प्रोसेस होगा। कई साल के बाद ही उसका कोई रिजल्ट निकलेगा।
हाँ, देखिए अगर है 2 चीज़ें हैं कि एक तो हो मतलब रिज़र्व होना चाहिए, दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजिकली वायबल होना चाहिए कि उसको निकालने का जो कॉस्ट है और जो मार्केट में आप बेच रहे हैं वो ऐसा हो कि वो वायबल हो। ऐसा ना हो कि आप उसको निकालने में ही आपका इतना कॉस्ट पड़ जाए और वो इतनी कम मात्रा में हो कि वो फ़ाइनेंशियली जो है वो अफ़ोर्डेबल ना रह जाए। तो ये तो सारी साइंटिफिक डिटेल है कि इनको कितना टाइम लगेगा, मैंने उसके ऊपर कोई ख़ास अभी न्यूज़ पढ़ी नहीं। बट अगर मिनिस्टर साहब ने आकर के बोल दिया है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल के अंदर में पॉज़िटिव रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और एक बार हो गया तो मेरे ख्याल से ऑयल रिफाइनरी को सेट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो 3-4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ा था कि 2 लाख करोड़ लीटर जो है ऑयल जैकपॉट वो मिलने की संभावना है। कब तक वो ऑपरेशनल होगा वो तो पढ़ना पड़ेगा मुझे। जी। सर आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री की हो, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो, कोई भी, उनको इस फील्ड में या इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा काम करना चाहिए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम आलतू फालतू के काम ज्यादा कर रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट्स, और इस तरह की चीजों के ऊपर कम फोकस होता है, जो कि बहुत हद तक जो है वो कंट्री का फ्यूचर इससे चेंज किया जा सकता है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहने का ज़माना गया। दिस इज़ ये देखो ये आरज़ू जी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट पर से, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से भी आप जो है ना ट्रांजिशनल में हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में था आईटी, सॉफ्टवेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें वर्थ ज़्यादा थी। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि एक किसान अगर 8 घंटा अपनी खेत में या एक मज़दूर 8 घंटा अपनी खेत में लेबर कर रहा है तो उसको 400, 500, हज़ार रुपए पर डे के मिलते थे। लेकिन वही कोई एक इंजीनियर है वो अपने ऑफ़िस में 8 घंटा का काम कर रहा है तो वो 1 डेढ़ लाख रुपए महीने के ड्रॉ कर रहा है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ₹1000 कोई अगर पर डे भी कमा रहा है कोई मज़दूर व्हिच इज़ आई गेस ₹500 रेट है आज की डेट में। तो वो ₹15,000 कमा रहा है फिज़िकल लेबर के साथ, हार्डकोर फिज़िकल लेबर के साथ। लेकिन वही कोई इंजीनियर है, वो तो एसी ऑफिस में बैठ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख का वो ले रहा है। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस ना कि एक समय आप लेबर इंटेंसिव पे थे, उसके बाद आप नॉलेज इंटेंसिव हो चुके हो। इसलिए आज की इकोनॉमी में लड़कियों की बहुत भागीदारी है क्योंकि लेबर में हो सकता है कि लड़कियाँ उतना लेबर ना कर पाएँ। हालाँकि मैं ऐसे भी नहीं सहमत हूँ, मैंने तो कई फ़ील्ड्स में देखा है जो खेती वाले होते हैं उसमें लड़कियाँ, महिलाएँ बहुत काम करती हैं। तो इसलिए जो लेबर इंटेंस इकोनॉमी का ज़माना नहीं रहा, ये एआई बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी है अब तो। यहाँ तो वेल्थ के मायने बदलने वाले हैं। ये डेटा बेस्ड, डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है। वो गया ज़माना कि आपको खाना है तो ऑयल, राइस, सीड और ये सब करके आपको सर्वाइवल चाहिए। इसके लिए तो आजकल बड़े-बड़े यूएस में तो आपको बड़े-बड़े जो उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, एक किसान होता है, उसके बाद इतनी बड़ा हाई हाई पावर्ड मशीन्स हैं जो कि बड़े-बड़े खेतों में जो काम आदमी मिल करके शायद 1-2 महीने में करते हो तो 1-2 घंटे में कर देती है। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप सिर्फ ऑयल और ये रिजर्व्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये कोई सऊदी अरेबिया या अरबिया बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। भारत में जब देखिए भारत सोने की चिड़िया था, उस समय कौन सा ऑयल था? आप समझ रही हैं किस बेस पे इंडिया रहा होगा सोने की चिड़िया आज से हजारों साल पहले? आपको भी पढ़ाया गया होगा ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो उस समय ना ऑयल था ना नहीं कोई, पढ़ाया गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो मैं अभी सुन रही हूँ आपसे। आपको नहीं पढ़ाया गया? ओहो हो! हमारे यहाँ बचपन में बता देते थे, हम लोग को सोने की चिड़िया कहा जाता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये जहाँ डाल-डाल पे करे बसेरा वो भारत देश है मेरा, ऐसे करके तो सोने की चिड़िया वाक़ई में इसको कहा जाता है। तभी तो इतने लुटेरे, प्लंडर सब यही आए ना, कोई अफ्रीका और गरीब और गो उसमें नहीं जाता है। तो आप समझिए वो रिचनेस कैसी थी? क्यों थे हम ठीक। रिच? ऑयल के बेस पे तो ऑयल तो था नहीं। वो रिचनेस का बेसिस क्या रहा होगा? वो रिचेस था उस समय भी लोगों के पास मेटलर्जी का नॉलेज था और दूसरे नॉलेज थे ट्रेड्स के। तो वो दीस इंडियंस आर बाय नेचर देखिए 2 चीज़ें हैं। इंडिया के लोग जहाँ भी मजदूर बना के लेके गए आज वो उस देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं। गयाना जिसकी बात की जा रही है कि जो जिसके साइज़ का ये ऑयल वेल मिल रहा है या मिलेगा, अभी ये बहुत प्राइमरी स्टेज में है तो इसको कोई हल्ला नहीं मचा देना है, वरना इमरान खान साहब जैसी सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि कृष्णा गोदावरी में भी ऐसे मिलने की बातचीत की थी। बट वही है कि वायबिलिटी और कॉस्ट फॉर इफेक्टिवनेस भी उसकी देखना होगा। तो पॉइंट ये कि
ये गयाना का जो राष्ट्रपति वो इंडियन है, ठीक है ना? मॉरिशस, मालदीव, ये सब लोग को ले गए थे, इनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ये हमारे इलाके के लोग होते थे, यूपी, बिहार के जो एरिया से होते थे, यहाँ से ले जाते थे क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। तो जैसे दुनिया में अंग्रेजों ने कहा कि कोई क्लैन वॉरियर होती है ना, कहते ये तो वॉरियर है, जंगजू जिसको आप कहते हैं, बड़े युद्ध कौशल में वो है। उसी तरीके से एक कम्युनिटी हमारे यहाँ थी, गिरमिटिया मजदूर, वो स्पेशली फ्रॉम यूपी, बिहार, एमपी, सबके इलाकों से, वो बड़े हार्ड वर्किंग है। उनको ले जाया गया दुनिया में हर जगह प्लांटेशंस के लिए, हम्म। और आज उन सब जगहों में दे हैव अक्वायर्ड हाई प्लेसेस, क्योंकि वो उतने ही इंटेलिजेंट भी थे जितने लेबोरियस थे। सो वो जैसे गयाना का राष्ट्रपति आपको पता है, इब्राहिम जो है वो एक इंडियन है। उसके बाद आप देख लीजिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री वो भी इंडियन है। आप कहीं भी चले जाइए, साउथ अफ्रीका में इंडियन बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में है, फिजी में जो है इंडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, युगांडा में देख लें आप। सो देयर आर लोड्स ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सुरिनाम है, आप आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट सुरिनाम और नॉट, हॉलैंड में जो है वो देख लें, आप सिंगापुर में देख लें, सिंगापुर के तो राष्ट्रपति फिलहाल अभी इंडियन हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडियंस जो हैं वो हार्ड वर्किंग प्लस इंटेलिजेंट दोनों होते हैं। जी सर, हम थोड़ी बात अगर ईरान और इसराइल की भी कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने देखा कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी हम तो 2 वीक्स अटैक करने वाले नहीं हैं, और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। अब उसके बाद इसराइल ने भी जो है वो, सॉरी, ईरान ने उठकर इसराइल पे अटैक कर दिया। तो सर, ये सिलसिला जो चल रहा है उसमें अब ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन क्या कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ईरान के साथ भी हैं और ईरान को सपोर्ट करेंगी? क्लैंडस्टाइनली बहुत सी कंट्रियां ईरान का सपोर्ट कर रही हैं। आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि चाइना ने उनको मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई खुल के नहीं आएगा। ईरान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाना पड़ेगा, ईरान को अपने लोग मरवाने पड़ेंगे। हम्म। तो ये मूर्खता है कि अब आप ईरान क्यों इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो ये समझ के बाहर है। ये हमास और ये अल्टीमेटली आज नहीं तो जब आप देखिए चिंगारियों का खेल खेलेंगे ना, तो ये चिंगारियां दूसरे के घर को जलाने की जगह अपने घर में भी जरूर आती है। ईरान को ये बात समझना चाहिए था। आप हमास, इजराइल और ये करोगे एक समय, फिर ये लोग थक गए। और इजराइल जो है ये बेसिकली यूएस का एक्सटेंशन है भाई। हम्म। इजराइल की जो है उसका वो चूंकि एक जुडाइज्म जो जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, उससे आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो आप इसका ये कहें कि आप क्या, चूंकि एक अजीब सी बात है कि इसका रिलीजियस एंगल नहीं देखना, भाई उसमें रिलीजियस एंगल के अलावा कोई और एंगल है ही नहीं। तो पॉइंट ये कि आप अगर ईरान ने जो खेल खेला, ये रिजीम ने अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए ईरान को गालियां, इजराइल को गालियां देना, वो उनके हाथ में आ गया। आज आप देखें उनके वो F-15 F-5 ये सब उड़ा दिए उन्होंने, एयर फील्ड्स उड़ा दिए उन्होंने उनके, वो उनके शहरों को तबाह कर रहे हैं। ईरान और इजराइल का कोई मुकाबला बनता नहीं है। ईरान जो है, इजराइल जो है आरजू जी, वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में है। 25 से 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईरान जो है वो आपका कम से कम 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप सोच लीजिए कि ईरान का क्या कंपैरिजन है। आप ऐसे ही सोच लेना, ईरान इज अ बिग कंट्री। ईरान 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 16,48,000, 16,48,000। अब आप इसराइल का कितना है? इसराइल जी 21,640 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है हम्म। और एक 20-25,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कोई मैच नहीं है इसराइल का ईरान के साथ। तो ये कहना कि इसराइल सिर्फ अपने दम पे, तो जो आप बोल रही थी कि ये देखिए ताकत में तो ऐसे इसराइल दिखा रहा है कि वो अपने से कई गुना बड़े जो है उससे तो जाके सर, बड़े। उसके साथ तो अमेरिका खड़ा हुआ है ना, वो क्यों नहीं दिखाएगा? नहीं देखिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम खुल के खड़ा है, क्योंकि अमेरिका बार बार कहे कि हम इस वॉर के पीछे नहीं। इसराइल को भी अपने लोग मरवाने हैं, इसराइल को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना है। पॉइंट ये है कि ईरान की प्रॉब्लम जो है ये कि हम यहूदियों को नहीं एग्जिस्ट करने देंगे, ये उनको रिविजिट करना पड़ेगा। उनका क्या लेना देना है इसराइल और ईरान के बीच में, कितनी दूरी है आपको पता है? कि ईरान, जो मैं बार बार कई दिनों से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कितना दूरी है, क्या लेना देना है, उनका कोई लैंड नहीं है, ठीक है ना? 2,308 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इसराइल के बीच में।
2000 किलोमीटर, 2300 आई किलोमीटर। अंडरस्टैंड, लेकिन सर वो लड़ाई अभी की तो नहीं है ना, वो तो सालों से चल रही है, और अब जाके तो वो न्यूक्लियर क्यों चल वेपन्स के रही है? ऊपर आ गई है कि अरे ये क्यों न्यूक्लियर चल रही वेपन्स नहीं बनाने देंगे। न्यूक्लियर वेपन्स भी तो बीच है? में क्यों रीजन है न्यूक्लियर ना। वेपन क्यों चाहिए ईरान को? सऊदी अरेबिया को नहीं चाहिए, जॉर्डन को नहीं चाहिए, इजिप्ट को नहीं चाहिए, बहरीन को नहीं चाहिए, कुवैत को सर नहीं हमें चाहिए। और आपको क्यों चाहिए थे? सर हमने और आपने क्यों बनाए हैं? हमने चाइना के लिए बनाया है। सर डराते तो आप हमें रहते हैं, और हमने काय को बनाए सर? हम अरे भाई हमने और आपने आपको, भी तो बनाए आपने ना। हमारे लिए बनाया है भाई। आपने सिर्फ जिद, आपने नहीं बनाया, आपको अमेरिका ने दिया है। चाइना ने जो हम पे 1962 में अटैक किया, ये गलत तो नहीं है? 1948 में आपने अटैक किया, 1962 में चाइना ने अटैक किया। हमारे पास तो वजह है। हम चाइना को ये नहीं कह रहे कि चाइना को खत्म कर देंगे। ईरान का क्या वजह है भाई? जैसे अब चलिए हमने बना लिया, आपने बना लिया, नेपाल ने क्यों नहीं बनाया? भूटान ने क्यों नहीं बनाया? श्रीलंका ने क्यों नहीं बनाया? ये लोग क्यों नहीं कह रहे कि हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए? पॉइंट है ना, आप मेरी बात तो समझिए। ऐसे तो भूटान भी कहे कि हमारे बगल में चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे, हमको भी चाहिए। फिर श्रीलंका कहते हमको भी चाहिए। ईरान को किससे थ्रेट है? ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को किससे थ्रेट है? बल्कि ईरान से जो है सऊदी अरेबिया भी डर रहा है, ईरान से जो है वो ईरान भी डर, इजराइल भी डर रहा है। आप मिडिल ईस्ट में क्यों पड़े? जब आप मिडिल ईस्ट में आपका लैंड भी नहीं है, आप इधर हो यार, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आप वेस्ट एशिया नहीं हो। आपने कभी देखा है कि अगर आपसे पूछा जाए आरजू जी की कौन कौन सी कंट्री जो है, जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं, जिनको आप वो कहती हैं, मिडिल ईस्ट भी कई बार कहती हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन वेस्ट एशिया? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, इसमें ईरान है भी नहीं। वेस्ट एशियन कंट्री 19 के में करीब होंगी, के करीब होंगी शायद। किसने? 19 के करीब होंगी शायद, 19 होंगी शायद, 19 होंगी शायद कंट्रीज। हाँ उतने के आसपास होंगी, लेकिन ये पॉइंट ये नहीं है कि कितनी है। पॉइंट ये है 18 कंट्री दिखा रहा है, 18। पॉइंट ये है कि इसमें ईरान नहीं है। आप जिस इलाके में नहीं हो उस इलाके की दुश्मनी क्यों लिए पड़े हो भाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये लड़ाई लड़े, तुर्की लड़े समझ में आ रहा है, यमन लड़े समझ में आ रहा है, जॉर्डन लड़े समझ में आ रहा है, सऊदीया लड़े समझ में आ रहा है, ईरान क्यों लड़ रहा है यार? ये तो मेरी बात में नहीं समझ में आ रही है। तो आपने चूंकि 1971 में इस्लामिक कू कर दिया, आप सारे इस्लाम के वर्ड के आप चचा बन गए। जैसे भारत का मुसलमान है वो सबकी चचा, जैसे भारत का मुसलमान इतना बड़ा मूर्ख है कि सऊदी अरेबिया ईरान को अपना दुश्मन मानता है। वो कह रहा है ये हमारे यहाँ एक्सटेंड करना चाहते हो, और भारत का मुसलमान सऊदी अरेबिया के साथ भी खड़ा है, ईरान के साथ भी खड़ा है, उसको कुछ पता नहीं है। वो खाली हिंदू दुश्मनी के हिंदू जूस को सब वो कर रहे हैं, तो हम मुसलमानों को ईरान के साथ सपोर्ट करना है। सर हम आपको बुलाते हैं कि हम आपसे कुछ समझेंगे, आदेशों में आप यही बोलते रहते हैं कि आपके खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर अब हम क्या करें, आप बताइए। भाई सोचिए अब यार, अजब हो गई, ईरान और भारत के मुसलमानों को हम नहीं समझ पा रहे भाई, हम लोग की बुद्धि खत्म हो जा रही है। अजीबो गरीब है। आप बताइए ना, आप ही समझा दिए ईरान काहे लड़ रहा है। अगर उस चीज पे हम जाए, आपको वो कोट का साल आप घूम फिर के इस्लाम पे ले आते हो, और कोई रीजन ही नहीं। मुझे, मैंने आपको बता दिया जोग्राफिकली वो नहीं है। पूरे वेस्ट एशिया में 18 कंट्री है, उन 18 कंट्रियों में ईरान नहीं है। क्यों डिस्प्यूट है? आपका बॉर्डर डिस्प्यूट होता समझ में आता। आपने कहा सर आपने क्यों बनाया वेपन? हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना ने 1962 पे हमारे ऊपर अटैक किया भाई। ईरान 19 इसराइल 1948 में बना। 1971 में या 70 के आसपास जो है उनका वो ईरान में कू हुआ इस्लामिक। उसके पहले क्या इसराइल ने एक भी अटैक किया ईरान के ऊपर? जब अटैक किया ही नहीं तो क्यों ये न्यूक्लियर वेपन चाहिए? क्योंकि हम यहूदियों को मार दें, यहूदियों को हम जीने नहीं देखना चाहते। ये क्या लॉजिक है आरजू जी, आप बताइए। सर ये वही गलत है लॉजिक, बहरहाल, लेकिन सर ये वही दोनों लॉजिक है जो भारत का मुसलमान ये कहता है कि हमारी मुसलमान लड़कियां अपने माथे पे बिंदिया नहीं लगाएंगी। ये वही लॉजिक है। सर तो आप तो पाकिस्तान में लगाई है, पाकिस्तान में बैठ के लगाई है। आप अच्छी हैं, फकर सर भाई मुझे तो अच्छी बड़ी हैं। पसंद है, सर मुझे तो बड़ी पसंद है बिंदी। नहीं, मुझे आप और एक बात बताइए, बिंदी नहीं लगाने से आपके इस्लाम में क्या खतरा हो जाए? कुछ नहीं सर। आप, मुझे पता है आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, आप एक अच्छी मुसलमान हैं, सर आप मैं नहीं पढ़ती 5 वक्त नमाज सर, 2 भी पढ़ तो लूं तो 2 वक्त बहुत है। पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, 2 वक्त पढ़ लेती होंगी, मेरे कहने का मतलब है यू आर अ वेरी गुड मुस्लिम, प्लस यू आर अ गुड पाकिस्तानी, प्लस यू आर अ गुड इंडियन। तो पॉइंट ये है कि आप एक हाँ, अच्छी महिला हैं। सिर्फ आप रमजान में 5 वक्त पढ़ती हूँ सर, बाकी मेरा 2 टाइम भी भाई, चल ओहो जाता है। आरजू जी, आपने मेरे ये वाले कान खींच लिया। मेरे कहने का मतलब था कि आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान तो है ना? आप हाँ। आप हमसे नफरत नहीं करती। नहीं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना। आप अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्राउडली पहनते हैं, प्राउडली ओन करते हैं।
तो आप मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? बिल्कुल। तो भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि वो अपने मुसलमान बनने के लिए अपनी कल्चर को आग लगाना चाहता है, अपनी भाषा को आग लगाना चाहता है। उसको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, वो समझ में आ जाएगा। वो भारत के लोगों को कह रहा है तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, हम पैलेस्तीन से जुड़े हैं, हम अरबों से जुड़े हैं। भाई क्या बताएं, आप बताइए आरजू जी, जीने की इच्छा आपको पता है कि मेरी कम, ये तो काबिल उसकी है। मम्मी याद आ रही होंगी आपको अब? नहीं, आज नहीं याद आ रही, उनकी इच्छा भी कम हो गई थी इन्हीं लोगों की वजह से। इन्हीं लोगों ने वाह, ले ली ना जिंदगी मेरी। बहुत तो शुक्रिया सर के आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि ईरान का कोई तुक नहीं बनता, न इजराइल ने कभी अटैक किया है उनके ऊपर, लेकिन डेथ टू इजराइल, ये वो। अरे ईरान के लोग इतने स्वीट हैं, इतने प्रोग्रेसिव हैं। अरे सर हम क्या बताएं आपको, इन लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह से आपको पता है हमारे यहाँ कितनी महंगाई हो गया। आज हमारे यहाँ आटा, चीनी, चावल, हर चीज, पेट्रोल, हर चीज महंगी हो गई है पाकिस्तान में आज। और स्टॉक एक्सचेंज अलग हमारी डाउन हो गई है, उसको तो बढ़ाना चाहिए होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज हमारी अलग जो है वो खराब पाकिस्तान जा में रही है। क्या है, पाकिस्तान में क्या बोला आपने, क्या डाउन हो गया है? स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसमें एक्सचेंज क्या कर रही हैं आप? अब दोस्त की मम्मी का टाइम पाकिस्तान में स्टॉक। और सर मतलब हमारे यहाँ अब महंगाई जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है इन लोगों के लड़ाई झगड़े की वजह से, जो दोनों लड़े चले जा रहे हैं। अब आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो फ्यूल प्राइस हो गई, चावल, आटा, दाल, चीनी सब महंगा हो गया। मैं तो जब पहले ही तक सर, दिमागों पे रहेंगे ताले, न्यूक्लियर वेपन की तलाश रहेगी। जिस दिन दिमाग का ताला खुला, न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो सर आप ताला खोलते क्यों नहीं है दिमागों का? लेकिन वही ये काम करने के लिए आपसे बात करने आए हम। इतना जटिल ताला है वो, हमारी गर्दन पे इतना बड़ा पहले स्टील का पहनना पड़ता किसी के ताला खोलने का, उसने हमारा ताला खोल दिया। आपको पता है कितना कितना वो काम कर रहे हैं। ऐसे तो आपने वो बना रखे हैं, उनसे कुछ काम की बात कही तो नाराज, उनका दिल दुख जा रहा है। एक तो सच कहने पे, कुछ कहने पे दिल दुख जा रहा है, बाकी चीजों पे दिल दुखे ना दुखे, इन चीजों पे दिल दुख जा रहा है। क्या करेंगे आप? बिल्कुल क्या सही आपको बात है पता है सर। कि मोटू, जयचंद, गद्दार, पता नहीं क्या है, हम सारी चीजें सुनते हैं फिर भी आते हैं आपके यहाँ पे, इसीलिए कि आज सर नहीं तो हमें कल। भी सर वो बातें सुनने को मिलती हैं सोशल हाँ, तो मीडिया हम पे। दोनों लोग हैं ना, आपको हम भी क्या मैं करें? आपको हाँ, हैट्स ऑफ करता हूँ, आपको तो मैं इसीलिए आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और तो सारी सर मैं करता रहूंगा क्योंकि वो आप सर बहादुर हैं, आप सच बोलती वो हैं। ऐसी ऐसी सर गालियां पड़ती है ना कि इंसान की अकल हैरान मजा रह तो जाती है। आता है, देखिए मजा जी आता सर, है उन मुझे गालियों को पढ़ने के बाद। मुझे तो मजा नहीं आता। लेकिन खैर मेरे पास एक ऑप्शन होता है और वो होता है ब्लॉक का, तो मैं खट करके ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं, जो तो मुझे गालियां दे देता है मैं उसको, और लाइक तो मैं आंख बंद करके करता हूँ, क्योंकि मुझे कहा है यूट्यूब ने लाइक क्या करो, तो मैं लाइक करता रहता हूँ। तो यूट्यूब, मैं उनको भी लाइक करता हूँ, कहते हैं ये वो है, जासूस है, ये है वो है, रॉ वाले जिनको मैं उसको भी लाइक कर देता हूँ। सबको लाइक करता हूँ मैं, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। समझिए बिल्कुल आप, सही कर रहे हैं। हार्ट का बटन। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। आरजू जी थैंक यू। बिल्कुल, आप सेफ रहिए, और आप वी भी सर। सिंपली आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।